आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमारे डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वीसी मुस्तफ़ा कमाल साहब कोरोना वायरस की इस वबा का शिकार हुए, उनका और उनके बाकी जो दोस्त, उनके कुलीग्स, उनके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स इस बीमारी का शिकार हुए हैं, उनकी फैमिली से ताज़ियत से करूँगा। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि कोरोना कटेल हो रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स वो इसका शिकार हो रहे हैं। हम अपने घर टेस्ट ख़त्म करके चैन के शादियाने बजाने शुरू हो गए कि सब अच्छा हो गया, और गवर्नमेंट के इस रवैये से लोगों ने बाय एंड लार्ज ये लेसन ले लिया है कि मामला ठीक है, लिहाजा लोग बहुत इजी हो रहे हैं। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, एक वार्निंग है, हम सबको इस पर समझने की ज़रूरत है, और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल भी है। दूसरा, कल तालिबान के साबिक या शायद मौजूदा भी साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने एक ट्वीट किया था। ये तालिबान के तर्जुमान थे, पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमलों में ये बढ़ चढ़ के शामिल थे। अफवाज पाकिस्तान पे, GHQ पे, APS के सानहे में या बाकी जगहों पे पाकिस्तान के ऊपर होने वाले, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर होने वाले हमलों में ये बढ़ चढ़ के पेश थे। फिर ये गिरफ्तार हुए और ये पता नहीं किन हालात में फरार हो गए, पुरअसरार तरीके से फरार हो गए। कहा जाता है कि तालिबान के जो डायलॉग हो रहे थे उसकी भी शायद ये प्री कंडीशंस में था कि इनको रिहा किया जाए। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है जिसमें बड़ी नाजेबा उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, और उसमें उन्होंने हमारी जमात के कायद जनाब बिलावल भुट्टो साहब को थ्रेट किया है। उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को किस तरह शहीद किया, और हम आइंदा भी यही अमल करेंगे। हमें यह समझ आती है कि इस सोच को हमसे क्या तकलीफ है। एहसानुल्लाह एहसान तो खैर बेईमानी है, इस सोच को हमसे क्या तकलीफ है। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो से लेके, अपनी बुनियाद से लेके आज तक अच्छे बुरे दिन आते रहे, मुश्किलें आती रहीं, आसानियां आती रहीं, गुजरती रहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जद बुनियादी और कलीदी असूल हैं। उसमें एक असूल ये भी है कि हम एक टॉलरेंट, एक काबिल बर्दाश्त और सबका पाकिस्तान चाहते हैं, जिसमें तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक, तमाम कौमियतों के मानने वाले या शनाख्त रखने वाले लोगों को इक्वल स्टेटस के साथ रहने का हक दिया जाए। हम उसके हमेशा तर्जुमान रहे हैं। हम एक आईनी जमहूरी पाकिस्तान, एक सबके पाकिस्तान के लिए हमेशा कोशां रहे हैं, आज भी हैं, और जब तक हम हैं ये अमल हमारा तो जारी रहेगा। लेकिन हमें हैरानगी इस बात की है, और हमारी जो दुश्मनी है वो भी जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह फतह हमारी हो। लेकिन हैरानगी और अफसोस और परेशानी इस अमर की है कि कल से हुकूमत की तरफ से, न वज़ीर आज़म की तरफ से, आपके पार्टी, सीनियर पार्टी के चेयरमैन को थ्रेट किया गया है, बीबी शहीद को कत्ल करने का ऐलान किया गया है। उस पर हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं आई। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की बात भी नहीं आई। वज़ीर साहब तो एक तरफ, और जो वज़ीर आज़म साहब हैं, खुद खान साहब, वो जो सोच है वो उनमें भी प्रवेल करती है। वो उसामा बिन लादेन के ऊपर, जो पाकिस्तान का कातिल है, जो बीबी शहीद को कत्ल करने, उनकी हुकूमतों को गिराने, इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश करता रहा, जो सारी दुनिया का मुल्ज़िम था, उसको तो आप शहीद कहते हैं। उसको अगर हमने कंडेम किया और आपको उस पर अफसोस हुआ है तो वो तो हम करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब अपनी पोजीशन वाज़े करें, उनकी हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे
کہ اسامہ بن لادن کا ایشو ہو یا یہ ٹویٹ آیا ہے اس پہ کوئی بات ہو، گورنمنٹ اپنی پوزیشن واضح کرے، ورنہ ہم حق بجانب ہوں گے کہ اس کے بعد ہم اپنا کیا نقطہ نظر لیتے ہیں۔ اور تیسرا، احسان اللہ احسان فرار ہوا۔ ہم حکومت وقت سے، اس ملک کے تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ احسان اللہ احسان جس تنظیم سے وابستہ تھا وہ ماضی میں بھی ہمارے دشمن تھے، وہ سوچ کے دشمن تھے، وہ پاکستان کے دشمن تھے۔ وہ کن حالات میں فرار ہوا ہے؟ وہ کہاں سے فرار ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری قومی تحویل میں ایک شخص ہو اور وہ فرار ہو جائے، اس کے اوپر کوئی جی آئی ٹی نہیں بنی؟ بتایا جائے ہمیں کہ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا، ورنہ ہم اس سے جو معنی نکلیں گے وہ عوام کے سامنے رکھنے میں مجبور ہوں گے۔ اسی طرح آج پاکستان میں جو حالات ہیں، عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، آج روز نئے بحران ہیں۔ کبھی ادویات کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی تیل کا بحران ہے، کبھی قرضوں کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے۔ وہ مسائل جو پاکستان سے ختم ہو گئے تھے وہ مسائل پھر اٹھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مافیاز رول ادا کر رہے ہیں۔ مافیاز نہیں حضور والا، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے دائیں بائیں کھڑے آگے پیچھے آپ کی جماعت کے اندر موجود لوگ، وہ ہیں مافیاز کے سربراہ۔ چینی کے اوپر بڑا شور ہوتا تھا، میاں نواز شریف فیملی اور آصف زرداری صاحب کو بڑا الزام دیے جاتے تھے کہ چینی ان کا کاروبار ہے۔ آپ کے کمیشن نے بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب پہ جس گروپ کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کا الزام ہے، ان کا تو ٹوٹل 1.5% پروڈکشن میں حصہ ہے، میاں نواز شریف فیملی کا 4.5% حصہ ہے۔ یہ دونوں خاندان کلب بھی کر دیں تو 6% حصہ ہے۔ خان صاحب آپ کے تو ایک ساتھی کا حصہ پروڈکشن کا 20% ہے، دوسرے کا 16% ہے، کسی کا 10% ہے، کسی کا 6% ہے۔ کوئی 80% حصے تو شوگر کے آپ کے اپنے گھر میں ہیں یا آپ کے اپنی پارٹی میں ہیں۔ اسی لیے نوٹس لینے کے باوجود، عدالتوں کے نوٹس لینے کے باوجود بھی آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی۔ ادویات کے سکینڈل میں آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں، آپ نے ہٹائے تھے۔ آج نیب اس کو اتنے مہینوں بعد، اتنے سال 1.5 سال بعد نیب کو یاد آ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا سارا کچھ کمال تھا۔ ادویات سستی نہیں ہوئی، صاحب موجود ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آٹے کا بحران تھا اور آج ایک پھر بحران پیدا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پھر گندم کا بحران پھر سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی گندم کی فصل اٹھائی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب صرف سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ گندم سمگل ہو رہی ہے، کے پی کے سے سمگل ہو رہی ہے، آپ کو سمگلنگ کو روکنا ہوگا۔ وفاقی ادارے آپ کے پاس، وہاں کی حکومت آپ کے پاس، بلوچستان میں آپ کے اتحادی۔ لیکن گندم اگر سمگل ہو جائے اور ملک میں قلت ہو جائے تو وزیر اعظم صاحب یہ باتیں صرف الزام تراشی سے نہیں چلیں گی، آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح تیل کا بحران کیا ہوا؟ ملک میں تیل موجود ہے، تیل کی قیمت سستی ہوئی، تیل نہیں مل رہا، قیمت بڑھ گئی، تیل مل گیا، اسی دن تیل آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کیا کسی ذمہ دار کے خلاف ایکشن ہوا؟ اس لیے کہ وہ پیارے ہیں، وہ لاڈلے ہیں۔ ان لاڈلوں کے خلاف وزیر اعظم صاحب ایکشن نہیں لیں گے، اس میں بھی پیپلز پارٹی قصوروار ہوگی۔ یہ بھی قصور یہی کہیں گے پچھلے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ہر کام ان کے پچھلے ہی چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنا قصور نہیں مانتے۔ ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں جی وہ کل ایسے ہوا تھا۔ اور اگر چیئرمین صاحب کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کا جواب دیا جائے، ان کے کچھ چیخیں ہیں، ان چیخوں کی ذمہ داری کچھ کی اسمبلی کے اندر ہے۔ وہ اسمبلی کے اندر اٹھ کے ان کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور ان کو شاباشیاں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ذمہ داری اسمبلیوں سے باہر لگی ہوئی۔ یہ بات قوم کے سامنے ہے کہ حق کون کہہ رہا ہے۔ اور فاشزم کا، میں روز کہتا ہوں، فاشزم کا یہ اصول ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے پراپیگنڈا چاہیے۔
اس کا ہتھیار سروس نہیں ہوتی، اس کا ہتھیار پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ فاشزم کا دوسرا اصول، اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں کو، سیاسی مخالفوں کو، وہ ملک دشمن اس کے ساتھ مل جائے تو وہ محب وطن ہے۔ جن کو پاکستان کے ادارے کہتے رہے کہ یہ پاکستان کے قاتل ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، ہندوستان سے ٹریننگیں لیتے ہیں، وہ ساتھ مل گئے، محب وطن ہو گئے، اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ غدار ہو گئی۔ وہ ان کو اپنے دشمن چاہیے، اور اسی طرح ان کو چاہیے کہ ان کے ہر معاملے میں سازش ہو ان کے خلاف، کیونکہ ان کے خلاف اور تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کو کیا کہیں؟ تو ہر میں دوائیاں مہنگی سازش ہوگی، چینی مہنگی سازش ہوگی، آٹا مہنگا سازش ہوگی، تیل مہنگا سازش ہو گئی، نوکریاں نہیں مل رہی سازش ہو گئی، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی سازش ہو گئی، اکانومی بیٹھ گئی سازش ہو گئی، کرونا پھیل گیا سازش ہو گئی۔ یہ بھی ہمارے قصور ہے۔ تو یہ سازشی تھیوری نہیں چلے گی خان صاحب۔ لوگ آپ سے 2 سال کا حساب پوچھ رہے ہیں، آج بھی آپ کنٹینر پہ کھڑے ہیں، اور ان کی ہر تقریر آج بھی وہی ہے، ان کے ہر سپوکس پرسن کا بیان وہی ہے، جیسے ماضی کی باتیں ہوں۔ اور بلاول صاحب کی تصحیح کرنے کے لیے بار بار ان کو چند ہی الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جی بچے ہیں، وہ جی نوجوان ہیں۔ بلاول صاحب اس وقت 32 سال کے ہیں۔ ان ہمارے مہربانوں کو یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں نے تاریخ میں کوئی رول پلے کرنا ہوتا ہے وہ 70-80 سال تک نہیں لمبا عرصہ انتظار کرتے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید 30 سال کی عمر میں وزیر تھے، اور 42 سال کی عمر میں اس ملک کے صدر بنے، وزیر اعظم بنے۔ 51 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ بی بی شہید ان کی شہادت کے بعد 26 سال کی عمر میں پیپلز پارٹی کی چیئرمین بنی۔ ارے ہمارے ہاں چھوٹی عمر نہیں، تجربہ، عقل چاہیے، فہم چاہیے۔ یہ اس بات، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ، دنیا میں بڑے بڑے حکمران وہ جوان عمری میں، اور بلاول صاحب نے اپنے اسی ورثے کو قائم رکھا ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بڑے تدبر سے، بڑے تحمل سے، سارا میڈیا، سارے پاکستان کے انٹیلیجنس دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر نازک گھڑی میں کس طرح لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کا ایشو ہے، اس کا جواب اپنی پرفارمنس سے دیں، اس کا جواب گالیاں نہیں ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آپ کا ہتھیاری گالیاں ہیں، آپ کا ہتھیاری پروپیگنڈا کریں۔ لیکن اب یہ حکومت مزید چلے تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں معاشی بحران ہے، کہتے ہیں کرونا کا بحران ہے، کہتے ہیں نوکریوں کا بحران ہے، کہتے ہیں تیل کا بحران ہے۔ ارے بڑے بحران ہیں، بہت بحران ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بحرانوں کا اصل موجب کون ہے؟ تو اصل موجب خود حکومت وقت ہے، جناب عمران خان ہیں۔ اس لیے کہ فیصلے انہوں نے کرنے، انہوں نے فیصلے نہیں کیے، انہوں نے ٹیم ٹھیک سلیکٹ نہیں کی، ان کا رستہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے الیکشنز میں کیے گئے وعدے یا حکومت میں آنے کے بعد جتنے وعدے کیے ان سب سے پھر گئے۔ اس لیے انہیں یو ٹرن کا سہارا لینا پڑا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگے تو بڑا شور ہو جاتا ہے۔ بھئی معلوم جبا کرپشن پیپلز پارٹی پہ الزام لگے گا، وہ جو بی آر ٹی کا ایشو ہے وہ کس پہ الزام لگے گا؟ چینی کا بحران ہمارے دور میں ہوا ہے، آٹے کا بحران ہمارے دور میں ہوا ہے، تیل کا بحران ہمارے دور میں ہوا۔ یہ سارے دہاڑیاں آپ کے دور میں لگیں، دوائیوں کی دہاڑیاں آپ کے دور میں لگیں، اور پھر پاکستان کو اپنے ریکارڈ قرضے میں ڈبویا، اور مہنگا ترین قرضہ عمران خان صاحب آپ کے دور میں لیا گیا۔ پاکستان کا ریکارڈ ہے یہ کوئی $3 ارب کا ہاٹ منی جو چھوٹی مدت کے لیے آتا ہے وہ لے کے آئے۔ آج میں قوم کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، حکومت وقت سے پوچھ رہا ہوں، قوم کو بتایا جائے وہ کون ادارے تھے، وہ کون سے گروپس تھے جن کا یہ $3 ارب یا 3 ارب کے قریب آگے پیچھے اتنے ڈالر آئے۔ یہ 13 ارب کے ریکارڈ سود لیتے رہے، اور جب پاکستان میں ذرا سود کی شرح کم ہوئی تو یہ پیسہ واپس چلا گیا۔ یہ دہاڑی کس نے لگائی ہے؟ وہ کون گروپ ہیں؟ وہ کس کے پیسے ہیں؟ وہ خان صاحب آپ کے اپنے ہی دائیں بائیں، جس طرح چینی والے نکلے، آٹے والے نکلے، ادویات والے نکلے، تیل، وہ یہ بھی وہیں سے نکلیں گے۔ آپ تو بناتے تھے نا کمیشن ہمارے دور کا یا مسلم لیگ کے دور کا کہ جی وہ ہم نے کمیشن بنایا ہے جو دیکھے گا کہ قرضہ کتنا لیا گیا، اس پہ بنائیں کمیشن۔
हम मुतालबा करते हैं इस पर कमीशन बनना चाहिए। ये फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कर्जा किसने लिया और किस शराइत पे लिया और किससे लिया, उसका दिहाड़ी लगाने वाला कौन है। हम इन सारी बदी इन वजूहात की बहुत सारी और बातें, इन वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब इस हुकूमत का मज़ीद चलना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए हमने पहले भी APCs की, हमने सूबाई लेवल पे भी की, मरकज़ी लेवल पे भी की, और वो APCs हुकूमत को रहनुमाई देने के लिए, अपनी राय देने के लिए, हुकूमत को फोर्स करने के लिए थी। आज हम APC तलब करना चाहते हैं कि इन मसाइल के हल के लिए हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, और उसके लिए हमें तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत अब बेहतर हो गई है। अब जो ही वो मज़ीद बेहतर होते हैं तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे वो डेट देंगे। हमारी कमेटी शरीर रहमान साहबा हैं, नज़ीर बुखारी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, हमारी कमेटी हमने उनको भेज दी है। ये कमेटी एजेंडा ड्राफ्ट करेगी बाकी जमातों से मिल के, और जल्द अज जल्द हम ये जो APC है इसको कन्वीन करना चाहते हैं। बिलावल साहब इसीलिए लाहौर में भी आके बैठे थे, लेकिन फिर शहबाज साहब की सेहत जो है वो माने आ गई। कल कुछ दोस्तों ने, मुस्लिम लीग के कुछ दोस्तों ने मीडिया में ये बात कही कि बिलावल साहब ने एक बात की थी कि हम स्पीकर के जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। उस पर कुछ हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों ने ये कमेंट किया है कि शायद हमने कोई उनसे कोई समझौता कर लिया है, कोई बात कर ली है। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहूँगा कि ये मुनासिब तरीका नहीं है, इस तरह गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बिलावल साहब ने जो कहा था वो रिकॉर्ड पे है, पहले उसको सुन ले फिर उस पर तबसरा करें। बिलावल साहब ने कहा था कि स्पीकर साहब का रवैया भी बहुत बाइस्ड है, वो हमें बात नहीं करने देते, लिहाजा उनके इस रवैये के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाई जाए, एक मोशन लाई जाए अदम एतमाद की। ये भी हम एजेंडे में रखेंगे APC में। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे तो नहीं रख सकती, हमारे पास तो वो तादाद नहीं है। हमारे तो 50, 52, 53 मेंबर हैं, 90 से ज़्यादा मेंबर तो मुस्लिम लीग के हैं, उनके बगैर तो हम नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने कहा भी यही था कि हम इसको APC में रखेंगे, हम अपने तौर पे फैसले नहीं ले रहे। अगर हमने अपने तौर पे हमारे पास तादाद होती तो फिर आप हमसे गिला करते कि हम ये कर सकते थे और नहीं किया। और आज भी पीपल्स पार्टी सीरियसली APC कन्वीन करना चाहती है। हम अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हम बार बार सारी कौमी क़यादत के पास जा रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं जो हमारे ज़िम्मे है। अब कुछ आपके दोस्तों का ख्याल होता है कि जी ये क्यों लेट हो रहा है, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। तो अपोजिशन मुख्तलिफ जमातें हैं और अपोजिशन को हमेशा इकट्ठे होते हुए टाइम लगता है। जब भी इस मुल्क के अंदर कोई सही मूवमेंट चली है हुकूमतों के ख़िलाफ़ तो वो 1.5-2 साल के बाद इतना टाइम लग जाता है उसको। इंशाअल्लाह ताला हमें तवक्को है अपने सब दोस्तों से कि वो इस मामले में तहम्मुल से मुज़ाहरा करेंगे और जल्द APC कन्वीन होगी। कोरोना वायरस के ऊपर एक बात, हमारी पिछली जो चेयरमैन साहब के साथ PSF की मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग के अंदर हमारे PSF के जो पंजाब के सदर हैं उन्होंने ये मामला उठाया कि कोरोना का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पाकिस्तान के तलबा पे हुआ है, तालिब इल्मों को बहुत उसका नुकसान हुआ है। और उनके इदारे जो हैं वो सारे तलबा के पास तो वो फैसिलिटी नहीं है और इदारे उनको फ़ीसों में ये रियायत नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटियाँ फ़ीसों में रियायत नहीं दे रही। तो हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने वो जो 1240 अरब का फ़ंड अनाउंस किया था उस फ़ंड में सही पाकिस्तान के इन तलबा को सब्सिडाइज जो फ़ीसें हैं वो हुकूमत क्यों नहीं अदा करती, किस लिए आपने वो फ़ंड अनाउंस किया था। ये सबसे बड़े मुस्तहिक और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टेड सेक्टर है उसका उनको ख्याल करने की ज़रूरत है। इसी तरह टिड्डी दल के ऊपर हुकूमत नाकाम हुई है मुकम्मल तौर पे, फॉरेन फंडिंग केस में नाकाम हुई है फौरी तौर पे। 10 बिलियन ट्री, 1 बिलियन लगा नहीं, 10 अरब दरख्त लगाने चले थे। हमने उसी वक्त कहा कि ये नहीं लगा सकते और उसके अंदर अब कहा जा रहा है उसको टिड्डी दल खा गया। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ये खान साहब आपको इन करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा आपके साथियों को। ये हम हैं जी 10 लाख नहीं, वो 10 अरब का उन्होंने ऐलान किया था। वो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। सो 10 अरब को छोड़ के अब 10 लाख पे आ गए क्या? चले बहुत बड़ी तरक्की है। ये भी एक नया यू टर्न है। 10 अरब। अच्छा, अगर ऐसा मैंने नहीं सुना, ये आप बेहतर जानते हैं। सो गुजारिश ये है कि हम चाहते हैं कि हम इत्तेफाक राय से वो रास्ता इख्तियार करें कि हुकूमत को घर भेजा जाए। ये कहना कि हम कोई इस मुतालबे से कोई गैर जमहूरी बात कर रहे हैं, नहीं।
हम आइन, कानून और जमहूरी असूलों के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम किसी एम्पायर के इशारे पे बातें नहीं कर रहे, हम जाके सड़कें ब्लॉक नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हमें जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर और कोई रास्ता ना छोड़ा गया तो फिर वो रास्ता भी जमहूरी रास्ता होगा। लेकिन हम अभी चाह रहे हैं कि जो इनको लाने वाले हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह सियासी जमातों ने सीखा है और सीखना है, अभी भी सीखना है, मीडिया ने सीखा है और सीखना है, उनको भी सीखना है, अदालतों को भी सीखना है कि इस मुल्क के अंदर सिलेक्शन कभी नहीं चली। जब जब सिलेक्शन हुई है या डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई है, नुकसान हुआ है। दुनिया का तजर्बा इलेक्शन है, आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन। सो हम समझते हैं कि इस वक्त एक दफ़ा सारी कुव्वतों को पीछे हटे, सियासी कुव्वतों को ये फैसला करने दें और इन असम्बलियों के अंदर से नए हुक्मरान, एक नई हुकूमतें तश्कील दी जाएँ। इसलिए कि आप ज़रा गौर करें, आपने पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे के लिए पहले जिस शख्स का इंतखाब किया, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, वो भले आदमी होंगे, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए उनका तजुर्बा क्या है। जो शख्स ज़िंदगी में पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में दाखिल होता है, उसे कैबिनेट का पता नहीं, उसे रूल्स का पता नहीं, आपने उसको डायरेक्टली पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसकी तालीमी काबिलियत कोई बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बहुत नोन है, कोई दुनिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का तजर्बा था, कोई खान साहब के साथ बड़ी देरीना पुरानी रफाकत थी कि जानते थे क्या है, वो आपने बना दिए। और फिर हम कहें कि पंजाब में जादू चलता है तो आप गिला करते हैं, आपको गुस्सा लगता है बड़ा। हम क्या करें, क्या कहें, ये जादू नहीं तो क्या है, जादू की छड़ी से चल रहा है ना। तो गुजारिश है कि ये भी नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि इन असम्बलियों के अंदर से नई हुकूमतें तश्कील, दुनिया में ऐसा होता है, अगर हुकूमत फेल हो जाती है असम्बलियों के अंदर से नए इत्तेहाद, और इस हुकूमत के पास किसी जगह पे भी अपनी हुकूमत नहीं है। मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगह ये इत्तेहादी हुकूमतें हैं और इत्तेहादी कुछ साथ छोड़ गए, कुछ बैठे हैं परवाज़ लेने के लिए, और वो मजबूर हैं। उन्हें पता है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान के उनको इस हुकूमत के साथ ही अपने गुस्से का शिकार करेंगे, लिहाजा वो हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जो नहीं छोड़ने दे रहे, जिन्होंने हुकूमत बनवाई थी, जिन्होंने इत्तेहादी खड़े किए थे, हम उनसे भी कह रहे हैं कि ये सेनेट के चेयरमैन वाला काम नहीं चले। आज़ादी से इस मुल्क के अंदर वो तरीक़ाकार अडाप्ट करें जो दुनिया में आजमूदा है। चंद लोगों का, खा वो वर्दी वाले हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो जज हो, खा वो ब्यूरोक्रेट हो, खा वो इंटेलिजेंसिया हो, चंद लोगों की सोच पाकिस्तान के लोगों के इज्तिमाई शऊर से बड़ी नहीं है। इज्तिमाई शऊर ही हमेशा अच्छा और बड़ा शऊर होता है। यही दुनिया का तजर्बा, इसे चलने दीजिए। और क्या एक आखिरी गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम के ऊपर और NFC के ऊपर डिबेट छेड़ दी गई। ये हम कह रहे थे ना पहले, और कहा जाता था कि ये पता नहीं कहाँ से बात लेके आ गए, ये तो ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन अब तो सेनेट में इस पर बाकायदा डिबेट हो गई, इस पर वोट हो गए। सो गवर्नमेंट का इरादा सामने आ गया, गवर्नमेंट के लोगों की स्पीचेस सामने आ गई। अब जरा गौर करें, इतना बोदा है इनका इल्ज़ाम, एतराज़। नंबर 1 एतराज़ ये होता है कि NFC इसलिए दुरुस्त करना चाहिए, कोई एतराज़ प्रॉपर नहीं है। एक नंबर 1 कि जो वो सूबों जो हैं वो अपने दिफा में भी पैसे दें, वो कर्जा जो अदा करना है उसके भी पैसे दें। तो भाई मेरा सवाल है, जो 41.5 से 41% हिस्सा डिविजिबल पूल से मरकज़ को जा रहा है, वो क्या इस्लामाबाद की आमदन है? वो सूबों से ही आता है, महासिल सूबों से आते हैं और वो डिवाइड होते हैं। ऑलरेडी वो डिवीजन का फार्मूला मौजूद है। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे दौर में जब ये हुआ, हम जब हुकूमत में आए थे तो 1100 अरब रुपया रिसीव होता था कर्जा जो हम लेते थे टैक्स डिविजिबल पूल का। हम जब छोड़ के गए 2013 में तो 2120 अरब था रेवेन्यू रिसीट्स, हमने डबल किया था उसको। मुस्लिम लीग जब अपनी हुकूमत छोड़ के गई तो वो 3850 अरब था, उन्होंने भी तकरीबन डबल किया था। आज मसला ये है कि ये हुकूमत 2018 वाले रिसीट्स भी नहीं कर रही। इन्होंने तो 6000 बल्कि ये तो 8000 के दावे करते थे। ये तो कहते थे ना लाइनों में लगकर लोग टैक्स देंगे हमें। आज भी ये 6000 अरब का इकट्ठा कर ले। ये कोरोना से पहले भी नहीं कर सके, ये 5500 नहीं कर सके, ये 5000 नहीं कर सके, ये 4000 नहीं कर सके। तो अगर उतना टैक्स भी इकट्ठा हो जाता तो यही NFC का फार्मूला जो बेहतरीन फार्मूला है ये चल सकता था। और फिर एक इल्ज़ाम है कि ये PFC नहीं हो रहा, यानी मरकज़ से सूबों को वसाइल चले गए।
اور اختیارات چلے گئے اور صوبوں نے اختیار ڈیوالو نہیں کیے. اس سے پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں آج بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ جی وہ بہت فعال ادارے نہیں ہیں، ان کو اور پاورفل ہونا چاہیے. اوکے، آپ کا حق ہے، لیکن آج بھی لوکل باڈیز کے ادارے وہاں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر یہ حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی لوکل باڈیز کے ادارے توڑ دیے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں اس کی مدت پوری ہوئی، الیکشن نہیں کرا رہے. اب سوال ہے بھائی، اگر ہمارے دور میں پی ایف سی نہیں اور ہونا چاہیے، میں مطالبہ کر رہا ہوں، سندھ میں بھی ہونا چاہیے، وہاں سے بھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ پی ایف سی ہونا چاہیے. لیکن چلیں فرض کریں ہم تو برے تھے نا، ہمارے دور میں نہیں ہوا، مسلم لیگ کے دور میں نہیں ہوا. وہ بھائی 7 سال سے آپ کے پی وی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کر لیا ہوتا پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا. ان 2 سالوں میں آپ نے پنجاب میں کر لیا ہوتا، کے پی میں کر لیا ہوتا، بلوچستان میں کر لیا ہوتا کہ جی لو ہم نے پی ایف سی کر دیا، لو ہم نے اختیار ڈیوالو کر دیے، سندھ نہیں کر رہا، تو آپ کی بات میں کچھ وزن ہوتا. اپنی بات میں کچھ لاجک تو پیدا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو این ایف سی ہوا وہ درست ہے، 18ویں ترمیم درست ہے، اس پہ عمل درآمد اسٹرکٹو سینسو نہیں ہو رہا، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو چلو نہیں ہوا، آپ کر لو. آپ یہ نہیں کر رہے، اس کا عمل نہیں کر رہے، آپ اس کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ قوم کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. جے آئی ٹیز کا معاملہ آج کل بڑا گرم ہے، بڑے مسالے چل رہے ہیں اس میں، اور میڈیا میں بھی مسالہ بکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں، یہ جے آئی ٹیز کی رپورٹیں تو کوئی 2-3 سال پہلے بھی چلیں جب یہ جے آئی ٹیز بنی تھیں. اس پہ پروگرام بھی بہت سارے ہوئے، اس پہ ڈیٹیل ڈیبیٹس ہوئیں، فوٹیج بھی وہی ہے. آج پھر کیوں چھیڑا گیا اس کو؟ اس لیے، اور چھیڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو کوئی قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ میں بھی ہوں، مجھے بھی ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج ایک خاص موقع پہ جب حکومت، خود وزیر اعظم صاحب پریشان تھے، -1 -3 کی باتیں ہو رہی تھیں، جب حکومت کے چل چلاؤ کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت اس معاملے کو کیوں چھیڑا گیا؟ یہ خاص ایک موقع ہے نا. اور اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی عزیر بلوچ والی ہے، اس کی 2 رپورٹیں آئی پڑی ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، عدالت اس کا نوٹس لے لے، عدالت رپورٹیں منگوا لے، نہیں تو علی زیدی صاحب لے کے چلے جائیں، عدالت کو دیں، عدالت اس کو دیکھ کے اس کے مطابق کیس میں فیصلہ کرے، جو گناہ کار ہے اس کو سزا دے. لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ایک جے آئی ٹی اور بھی ہے ساتھ، وہ بلدیہ ٹاؤن کی. ہم اس کی بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ تو صوبائی ایشو ہے، صوبائی حکومت آپ کی ہے، آپ کریں. بلدیہ ٹاؤن والا صوبائی معاملہ ہے، عزیر بلوچ والا وفاقی معاملہ ہے. بہت اچھے بھائی. سو گزارش یہ ہے، جس جے آئی ٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں، بلدیہ ٹاؤن کے جے آئی ٹی، اس میں جن لوگوں کو نام ہے، ان کو تو اس ملک کے قومی اداروں نے جناب پور کے نقشے ان سے پکڑنے کا الزام لگایا، ہندوستان سے پیسے لینے کا الزام لگایا، ہندوستان سے ٹریننگیں لینے کا الزام لگایا، پاکستان کے دشمن ثابت کیا. الطاف حسین صاحب کے اوپر کیا کیا نہیں حکومتوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کیا کیا نہیں کہا. وہی لوگ جب آپ کے ساتھ آ گئے تو ان کے سارے گناہ بخشے گئے. جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ پاکستان کا دشمن اگر حکومت کے ساتھ چلا جائے تو سب اچھا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے حق کی بات بھی کہے تو وہ بہت برا ہے، وہ پاکستان اور عوام کا دشمن ہے. یہ دشمنی کی بات دوسروں پہ ٹالتے ہوئے بات نہیں بنے گی. 2 سال چل گئے خان صاحب، اب قوم کو آپ مزید بہکا نہیں سکتے. اور یاد رکھیے، ساری چیزوں سے، سب الزاموں سے بڑا سب سے خامیوں سے بڑی خامی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اور خان صاحب آپ نے قوم سے جھوٹ بول کے ووٹ لیے، آپ نے اپنا کوئی وعدہ، کسی ایک وعدے کی طرف سمت آپ کی نہیں ہے. آپ الیکشن میں جھوٹ بولتے رہے، آپ الیکشن کے بعد حکومت میں آ کے جھوٹ بولتے رہے. آپ کے پاس کسی معاملے میں روز پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک کام تو بتا دیں کہ یہ ہم نے کیا اور یہ ہمارا مثبت کام ہے، یہ کسی مثبت طرف ہم نے پیش رفت کی ہے. آپ مکمل طور پہ فیلئر کی علامت ہیں. اس لیے ہم آپ کو بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں اب آپ کا چل چلاؤ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جمہوری، آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق ہو. اور چیئرمین صاحب کی بات آخر میں پھر کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. ہمیں بہت ساری قربانیاں، بہت سارا خون ہم دے چکے اس ملک کے لیے، ہمارا سب کا خون بھی بہہ گیا.
तो हम अपने उस असूल उस नज़रिए से नहीं हटेंगे, ना हमारे चेयरमैन हटेंगे, लेकिन हम हुकूमत वक्त से ज़रूर सवाल करते हैं कि आप अपनी पोजीशन वाज़ेह कीजिए, और जिनके कब्ज़े से एहसानुल्लाह एहसान फरार हुआ है उनसे भी हमें सवाल है कि वो बताएं ज़रूर कौम को, ये भी लेके आएँ सामने कि वो कैसे और किन हालात में फ़रार हुआ, क्या वो किसी डील का नतीजा था। शुक्रिया जनाब। कि आपकी शबाशी के साथ कोई वादतमांदी है का तो से एक आर्टिकल भी है रावला ने जो वजीफा कर रखना भी आया है, शबाशी साहब आपको डाल दे रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले अर्ज़ की कि शहबाज शरीफ साहब बीमार थे, अब वो सेहतमंद हुए हैं, अभी भी आपको पता है वो कैंसर के मरीज़ है, तो अब उनसे तवक्को ये की जा रही है। लोग अब जिस तरह के सवाल जिस तरह उठा रहे हैं, मीडिया उठा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है हमें अपने एक्शन से अब इन सवालों के जवाब भी देने चाहिए। लेकिन मैं देखें, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद वो कैंसर के एक्सपोज पेशेंट है, सो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, मैंने उसकी वजाहत कर दी कि बिलावल साहब ने जो बात कही थी कि हम स्पीकर साहब के रवैये के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मोशन का इरादा नहीं उधर रखेंगे APC में, और APC से फैसला कराएंगे। पीपल्स पार्टी के पास तो ये अक्सरियत है ही नहीं कि हम कर सके, इसलिए ये लॉजिकल बात है कि वहीं से बात होनी थी, तो वो जल्दी कन्वीन कराएं ताकि इस पे फैसले हो सके। ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि आप और PMLN जो है वो हुकूमत को रुखसत करने के हवाले से इस एक बात के हवाले से सेम पेज पे नहीं है। आप कहते हैं कि विद इन असेंबली चेंज आए, और वो कहते हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, क्या यही वजह है कि जो APC के इनेकाद में रुकावट है? फारूकी साहब, हम ये कह रहे हैं कि पहले आइन कानून और असूल के मुताबिक, जमहूरी असूलों के मुताबिक, पार्लिमानी असूलों के मुताबिक जो प्लेयर्स हैं वो पीछे हटे, न्यूट्रली इन असम्बलियों को मौका दिया जाए, असम्बली के अंदर से एक नई हुकूमत तश्कील पाए, एक कोशिश होनी चाहिए। है जी, ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो तो ये, हाँ, और ख्वाजा आसिफ साहब का भी इस तरह का ख्याल है। सो इन असम्बलियों को मौका मिलना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छे, दुनिया में बहुत सारे तजर्बे ऐसे हो चुके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक जगह एक मंजिल अचीव करने के लिए दो रास्ते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बात यह है, हम APC में रख के इसी का फैसला करना चाहते हैं ना, ये राय है ना, इसके ऊपर APC में डिबेट कर लेंगे और फैसला हो जाएगा। आप बार-बार अंपायर और प्लेयर्स की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर 10 साल ये जमहूरी दौर है, सियासत की बात की जाए तो जब डंडे वालों को आपकी ज़रूरत पड़ी आपने उन्हें एक्सटेंशन दे दी, कोई मजम्मत नहीं की। अब कौम आप दोनों जमातों पर किस तरह एतबार कर ले? आप किसी न किसी तरीके से तो आप भी सहूलत कार्ड बनते हैं, अदारों को मजबूत नहीं होने देते, जहाँ मसलत पसंदी का शिकार होते हैं वहाँ हो जाते हैं, तो किस तरह से जमहूरियत? देखिए, आपका सवाल जायज़ है, आपको मुझसे ये गिला बनता है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, ये ठीक बात है। कौम हमसे ये सवाल करने में हक बजान है, लेकिन सवाल ये है कि हमने तो हर दौर में आइन कानून और इसके अंदर रह के खेलने की सज़ा पाई है, इन मुतालबों की सज़ा पाई है। हमने तो इंच इंच करके सिविल सुप्रीमेसी की जगह गेन करने की कोशिश की है। बीबी शहीद ने भी यही किया, भुट्टो शहीद ने भी यही किया, बीबी शहीद ने भी यही किया, हमने भी यही किया, बुरे तरीन हालात में भी हमने ये काम किया। लेकिन अब क्या करें, कुछ हुकूमतें ऐसी आती हैं जो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सजा पाई, वो सारी स्पेस जो हम गिन चिंच करके गेन करते हैं वो एकदम छोड़ जाते हैं, हम फिर शुरू कर देते हैं। तो यही हमारा कसूर है। हाँ, इदारे हमारे हैं, इन इदारों की अहमियत बहुत है, उनकी अपनी अहमियत से कोई इनकार नहीं है, उनके वजूद से, उनके एहतराम से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनका अपना माजी का तजर्बा है जो आपकी और हमारी नज़र में फ़ेल हुआ है। अब उससे हटके हमें अवामी तजर्बे पे आना चाहिए। और जिन लोगों का ख्याल है कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं किया, हमारी जो हुकूमतें आती रहीं वो कैसी रहीं, इसके बावजूद हम सबको साथ लेके और किसी हद तक आइन और कानून के ऊपर अमल करने की बातें करते रहे। कुछ चीज़ें वो मसले आते हैं, जब आप वहाँ बैठे होते हैं तो आप कौमी दायरे को देखते हैं, और कौमी, वैसे तो वसीत और कौमी मफाद बड़ी अजीब सी टर्म है, लेकिन कभी कभी आप उस मफाद को देखते हुए कुछ फ़ैसले वो करते हैं जो आप पे बोझ होते हैं और मुस्तकबिल का आपके लिए बर्डन होता है।
शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान ने जो खबरें चली और जो कुछ हालात हुआ, बाहर चले गए, उन्होंने अपने ख़ानदान को सेव कर लिया, बचा लिया। अब आपको लग नहीं रहा है कि ये वही मुसलहत है कि आप 1 महीने से पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे, आप फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन का जवाब नहीं देते, वो आपको 1 हफ्ता पहले फ़ोन करके आज तक तारीख नहीं देते। शहबाज शरीफ बिल्कुल कैंसर के मरीज़ हैं, बीमार भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पे ख़त्म नहीं हो जाती। मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून उसी मुसलहत का शिकार तो नहीं, या जो डील उन्होंने माजी में की थी उसी तरह डील करके बाहर बैठे हुए और आपको उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है? साहब इसी पॉइंट में थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले कहा कि हम कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ ले जाने की, और फिर दूसरा सेटअप आता है, वो उसे पूरा का पूरा जो है वो डाउन कर देता है, जीरो से हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। अब आप दोबारा किसी उसी पे रिलाई नहीं करने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने दोबारा आपके सारे के सारे सिविलियन सुप्रीमेसी वाले मामले को ठप कर दिया, और अब वो दोबारा आपके साथ मिल के जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या कोशिश करेंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, वैसे तो वो प्रवीण शाकर ने कहा था ना कि बात तो सच है, लेकिन सवाल यह है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, मैं सियासत ही करूंगा ना, सहाफत तो नहीं करूंगा। तो गुजारिश यह है कि मेरे पास मुराद है मेरी जमात के पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन यह है कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं। सियासी कुव्वत वो एक हकीकत है, वो एक बड़ी जमात है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। आपको मुझसे भी गिला है, उनसे भी गिला है, ये बात दुरुस्त है। कौम को हमसे तवक्कुआत है। मैं किसी एक पॉइंट है कि खान साहब जब पिछली बार थे तो वो बड़ी थोड़ी तादाद में थे मेरे पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को मैं बताता हूँ जो अभी नहीं नजर मैं बताता हूँ। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम दोनों मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, लेकिन हम इकट्ठे भी रहे हैं, साथ भी चले हैं। आज कौम हमसे तवक्को कर रही है कि हम जल्द किसी लाए अमल का ऐलान करें, इकट्ठे हों, फैसला करें। हम भी कहते हैं कि हुकूमत मुल्क के लिए नासूर है, वो भी कहते हैं मुल्क के लिए नासूर है, तो फिर इसके ऊपर क्यों फैसला नहीं हो रहा? इसके ऊपर मेरी जमात की क़यादत के लिए भी लंबा फिक्रिया है, और मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए भी लंबा फिक्रिया है, सारी कौमी क़यादत के लिए, और चैलेंज भी है। हमें जल्द अज जल्द इसका हल निकालना होगा। मैं 1 मिनट, मुझे बात कर लेने दे, मुझे बात। सो गुजारिश ये है कि हमें जल्द अज जल्द ये कौमी परसेप्शन जो कौम के अंदर बन रहा है, इसको हमें एड्रेस करना होगा। इसलिए कि ये अगर एड्रेस नहीं होता तो लोग अथाह मायूसी में होंगे, और मायूसियाँ किसी फ़र्द को भी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ले जाती हैं, कौमों को भी ले जाती हैं। अल्लाह ना करे वो वक्त हो। लेकिन ये बताइए कि एक सियासी जमात और एक सरबराह के तौर पे बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी, चलो कमज़ोर सही, अपनी ड्यूटी तो अदा कर रहे हैं ना, हमें तवक्को बाकी दोस्तों से भी करनी चाहिए कि जल्द ये काम वो भी करेंगे। सवाल ये है कि जी, मेरा जो सवाल था वो रह गया, वो आगे। और आज के जो टाल मटोल, ये वसीदर खानदानी मफाद है, कौमी मफाद है। देखिए, मैंने इसका जवाब दिया कि ये एक तासुर उभर रहा है। कोई कह रहा है कि अपने केसेस से जान छुड़ाना चाहते हैं, कोई कहता है अपने आप को बचाना चाहते हैं, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई उन पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई मौलाना। तो ये ओवरऑल एक कन्फ्यूजन का स्टेट है। तो हमें अपने एक्ट से सारी कौमी क़यादत को, अपोजिशन की जमातों की क़यादत को अपने अमल से इसका जवाब देना है, कौम को मुतमईन करना है, ताकि कौम हमारी आवाज़ पे खड़ी हो। यही एक रास्ता है, और हम अपने तौर पे अपनी ये ड्यूटी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई सुकम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, हम उसको और बेहतर करेंगे। जी, अगर फर्ज करें कि आप मौलाना फजल मोहम्मद साहब तैयार है, तमाम बशीर की मदद तैयार है, सिर्फ नून लीग के अलावा तो टाइम फ्रेम है कि किस तक जो है, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं, लग रहे हो जैसे आप कह रहे हैं, नहीं तो फिर आपके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? ये एक्शन अभी तो शेयर नहीं कर सकता ना, ये तो फिर एपीसी में जाएंगे, पहले वहाँ बैठ के कुछ बातें होती हैं जो बिहाइंड द सीन होती है, कुछ ऑन द सीन होती है। नहीं, हर ऑन द सीन हर चीज़ जो होती है वो वक्त पे होती है। जी, एपीसी नहीं होती, मैं तो अगर नहीं होती उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, नून लीग पर होगी, किस जमात पर होगी? तारीख इस बात का फैसला करेगी, पाकिस्तान के अवाम इस बात का फैसला करेंगे पहले कि ये यकीनन होगी और क्यों नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि फिर लोग जज करेंगे कौन कसूरवार था। जी, आप पहले भी उनका खानदान था वो मुआहदा करके जनाब मुशर्रफ के दौर में था, वो चला गया था, अब फिर वो सारा खानदान था वो बाहर है, अभी आपको समझ नहीं आई? भट्टी साहब, वो तारीख से लोग सबक सीखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए थे, लेकिन अगले डिक्टेटर के साथ आगे खड़े भी हुए थे डट के, उसके सामने भी हमारे खिलाफ भी गए अदालत में, फिर उसको अपनी गलती उन्होंने तस्लीम किया। तो ये गलतियां अगर हुई हैं तो तस्लीम भी की गई हैं, और हमें बहरहाल माजी की गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन उसके ऊपर ही खड़े रहने से पॉलिटिक्स नहीं होती। आपने आगे देख के चलना है और इंशाल्लाह बेहतरी होगी।